393 मेगावाट का दहन हो चुका है। प्रदेश में कुल 24 बांध इन जल विद्युत परियोजनाओं पर स्थापित है। अधिकतर बांध सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा बनाए गए हैं, जिनमें बीबीएमबी के माध्यम से बना भाखड़ा, पौंग बांध और एनटीपीसी के माध्यम से गोल डैम बना है। बीबीएमबी का जब बांध की स्थापना की गई थी, शिलान्यास किया गया था, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी ने कहा था कि आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो आज तक चला है। अक्टूबर 1963 में भाखड़ा बांध बनने के बाद हिमाचल प्रदेश के बांधों के निर्माण में तेजी आई और इन्हें बनाने के लिए तकनीकी जानकारी भी बढ़ी। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से राज्य ने राष्ट्रीय हित में बहुत बड़ा योगदान देकर भाखड़ा बांध का निर्माण करवाया, लेकिन हमारा एक शहर पूरी तरह जलमग्न हो गया। इस प्रकार पौंग बांध के निर्माण से कांगड़ा के अत्यंत सुंदर स्थलों और धौलाधार की गांव में बसे लोगों को विस्थापित होकर राजस्थान जैसलमेर के मरुस्थल में जाना पड़ा। आज भी हिमाचल प्रदेश के लोगों को विस्थापना का डर हमेशा स्थायी रहता है। आज भी विस्थापित अपने हक से वंचित है, लेकिन हमारी सरकार इनके हक को वापस दिलाने की हर संभव कोशिश कर रही है। वीडियो ना देखिए, हम अपने हिस्से की बिजली लेने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। आज भी हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इससे आपको पता चल गया होगा कि देश में बांधों के निर्माण में इस प्रदेश का कितना बड़ा योगदान है। हमारे छोटे से प्रदेश के पास पानी ही एक मुख्य संसाधन है। हिमाचल प्रदेश के पास अगर बात की जाए रॉ मटेरियल की, तो वाटर रॉ मटेरियल है और फिनिश गुड इलेक्ट्रिसिटी। अब हुआ क्या कि हिमाचल जो पहाड़ी राज्य था, पंजाब के साथ था, उसके बाद जब हिमाचल अकेला पंजाब से अलग होकर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा दिया गया, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि हम अपने संसाधनों से डैम नहीं बना सकते। एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन और सभी कंपनियों ने यहाँ उस समय हमारे साथ समझौता किया और हमने रॉ मटेरियल के रूप में 12% फ्री रॉयल्टी की बात की और उन्हें परपेचुइटी पर लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट थे। आज इस पानी की संपदा से मैं कहना नहीं चाहता था, एसजेवीएन जो है वो 67,000 करोड़ की कंपनी होगी और हिमाचल प्रदेश का जो बजट है वो सिर्फ 58,000 करोड़ है। हम ये चाहते हैं कि जो डैम के कारण नुकसान होता है, तो डैम सेफ्टी की बात है कि आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे। एक डैम के कारण जो नुकसान हमने देखा है और महसूस किया और अनुभव किया, वो डैम का नुकसान 2023-24 की जो आपदा आई, उस आपदा से संबंधित नहीं है। ये ठीक है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज के कारण तापमान बढ़ रहा है, लेकिन जो 2023 में 7 जुलाई को आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, उसमें कहीं ना कहीं योगदान डैम्स का भी था। होता क्या है, क्लाउड बर्स्ट का जो अभी तक अध्ययन किया गया है, गर्मी में जून और जुलाई में इवेपोरेशन होती है डैम से, गर्म हवाएं और हिमालय की सर्द हवाओं से टकराकर क्लाउड बर्स्ट होता है और उसके कारण बहुत अधिक पानी आया और खासकर डैम से छोड़े गए पानी से इसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को इतना अधिक नुकसान हुआ कि 23,000 घर हमारे पूर्णतया या तो क्षतिग्रस्त हो गए या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। एकदम बाढ़ जैसा माहौल हो गया, डैम्स ने गेट खोले और उसका नुकसान भी हमको उठाना पड़ा। और अधिकार के रूप में हिमाचल प्रदेश को क्या मिलता है? अधिकार के रूप में आज भी हमारा झगड़ा चल रहा है। आप लीजिए, अब 12 साल में अपना प्रोजेक्ट फ्री कर देते हो, 12 करोड़ रुपया या 14 करोड़ रुपया पर मेगावाट आपके खर्चा आता है, हमें सिर्फ 12% फ्री पावर मिलती है, जो कि चाहे टीपीसी है, चाहे एनएचपीसी है, जो एसजेवीएन है
ये 12% भी उनको अपनी जेब से नहीं देना पड़ता, ये भी पास थ्रू होता है, और पास थ्रू होने के बाद वो कंज्यूमर से लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारी संपदा पानी है, और पानी जो हमारी संपदा है, इसके अलावा हमारे पास हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं है। 5 नदियां बहती है, छोटे मोटे हमारे खड्डे बहती है। इस संपदा का जो दोहन कर रहा है, जब और प्रदेशों में जो मिनरल्स हैं उन पर टैक्स लगाने का अधिकार है, हम अपने इस पानी की संपदा पर एक पैसा भी लगाएं तो हाई कोर्ट में हमारा हर केस स्टे हो जाता है। अब रॉ मटेरियल के रूप में पानी यूटिलाइज होता है, फिनिश गुड के रूप में बिजली बनती है। बिजली का रेट तो कभी बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल तो आपका पानी है। अगर आप थर्मल का प्रोजेक्ट लगाते हो, थर्मल के प्रोजेक्ट में आपको ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगा, उसकी एक्सप्रेशन पड़ेगी, लेकिन हमें यहाँ अधिकार नहीं मिलता। ये डैम सेफ्टी से रिलेटेड बैठक है, लेकिन मैं एक अपने अधिकार की बात इसलिए भी करना चाहता हूँ। हमने सफर किया है 45 डिग्री में टेम्परेचर में, जब भाखड़ा पौंग डैम बना, उनको अभी तक जैसलमेर में जगह तक नहीं मिली। बिलासपुर का भाखड़ा बांध बना, और वो आज तक हम विस्थापन का आज तक 10 टिकट में, उसमें भी हमें अधिकार नहीं मिला। 7.19% का लड़ाई लड़ने के बाद अधिकार मिला, और आज हम उस अधिकार की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। 1240 साल पहले प्रोजेक्ट बन चुका है, 40 साल बाद स्टेट को आना चाहिए, वो भी नहीं हमको मिलता। उसमें हमारा फ्री रॉयल्टी इंक्रीज होनी चाहिए, वो भी नहीं मिलता। इसीलिए हम एसटी डिविजनल के अधिकारी यहाँ बैठे होंगे। आपका धौला सिंह है, डूरी है, सुन्नी है, तीनों प्रोजेक्ट है, और आपके वहां से उन्हें चिट्ठी भी है। हम चाहते हैं कि अगर आप हमारा 12, 18, 30 और 40 साल बाद जो हमारी ये प्रोजेक्ट है, इसको अगर आप वापस करते हैं, हमारी शर्त को मानते हैं, तो हम आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप हमारी शर्त नहीं मानते हैं, तो हम 12, 18, 30, चाहे धौला सिंह है, चाहे डूरी है, चाहे सुन्नी है, हम उसमें टेक ओवर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखेंगे। आपकी चिट्ठी भी आ गई, उसका रिप्लाई भी देना चाहते हैं। तो हिमाचल की छोटी सी जनसंख्या, चाहे वो वीर भूमि में हो, सबसे ज्यादा शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले हमारे नौजवान हैं, हमारे लोग हैं। देश को ऊर्जा में, हाइड्रो में, रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा बिजली देने वाले हम लोग हैं, पर हमें कुछ नहीं मिलता। डैम के कारण, जो वेपोरेशन के कारण क्लाउड बस्ट होता है, उसका नुकसान झेलने वाले हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, कुछ नहीं मिलता। इसलिए उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग है। इसलिए थोड़ा सा हमको, क्योंकि आप सब लोग हैं, हमारे जो अधिकार है उनमें भी हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि क्लाइमेट, हम हर दिन क्लाउड बस्ट की घटनाएं तब से बढ़ी है जब से डैम आए, ये सच्चाई है। पिछले बार भी हमारी रामपुर में इतनी क्लाउड बस्ट हुई, 20-25 परिवार बह के चले गए, और मेन कारण वेपोरेशन से ही है। डैम सेफ्टी के मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा, जैसे डीके शर्मा जी ने कहा है कि हम उसमें आपको पूरा सहयोग देंगे, क्योंकि नुकसान हमें होना है। अगर कहीं डैम का कहीं भी ब्रेक हुआ तो नुकसान हिमाचल प्रदेश को होगा, उसके इर्द गिर्द किनारे में रहने वाले लोगों को जिस प्रकार पिछली बार नुकसान हुआ, उस तरह हमें भी नुकसान होगा। शुरू में हमारे पूरी दुनिया में जल संसाधनों के धोन का लाइसेंस किसी सीमित समय, लिमिटेड पीरियड के लिए दिया जाता है। सामान्यतः लाइसेंस की यह अवधि 35 से 40 साल की होती है। शुरू में हमारे जल संसाधनों को जल विद्युत परियोजनाएं लगाने के लिए हमेशा के लिए बिना टाइम लिमिट के लिए दिया गया। बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, और जिसमें समय सीमा तय नहीं की गई है उसमें हम लीगल ओपिनियन भी ले रहे हैं, और हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अगर सहमति से समझौता होता है तो कोर्ट के कानूनी पहलुओं की जानकारी प्राप्त करने के बाद कोर्ट में जाएंगे। हमारी सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगी।
ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस विषय पर हमारी तरह संघर्ष न करना पड़े। प्रदेश के हितों को सुनिश्चित करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो ऐसी सभी परियोजना जहां हमारे हितों का ध्यान नहीं रखा गया है, हमारी सरकार उनका निर्माण स्वयं करेगी। प्रतिवर्ष प्रदेश में बरसात के मौसम में बाढ़ के दौरान बांधों के जलाशय से पानी के बहाव से प्रदेश में जहां खुशहाली भी आती है, वहीं यह डर भी बना रहता है कि बाढ़ के दौरान अगर कहीं ज्यादा पानी छोड़ना पड़ गया तो बांध के नीचे की ओर रहने वाले लोगों की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस समस्या से निपटने के लिए हम बांधों की सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। हम भविष्य की प्राकृतिक आपदाओं के लिए पहले से सचेत और पूर्ण रूप से तैयार है, क्योंकि हम वर्ष 2023-24 में भी हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का दर्द झेल चुके हैं। बांधों की सुरक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्र ने बड़े डैम्स का फेलियर और उसमें होने वाले नुकसान को देखा है। 1979 में गुजरात के मच्छू डैम के फेलियर की वजह से 2000 लोगों की जान से हाथ गंवाना पड़ा। अभी 2019 में तिवारे बांध महाराष्ट्र के टूटने से 7 गांव जलमग्न हो गए थे। इस तरह के डैम फेलियर्स के और भी कई उदाहरण हैं। बांधों की सुरक्षा विभिन्न चरणों में अत्यंत आवश्यक है। इनमें निर्माण के दौरान क्वालिटी कंट्रोल को सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक महत्वपूर्ण है। ऐसा देखा गया है बांधों के मैक्सिमम फेलियर्स इनके निर्माण पूरा होने से 5 साल के भीतर ही हो जाते हैं। बहुत से फेलियर्स रिजर्वायर में पहली बार पानी के बहाव के समय से ही हो जाते हैं। यह हमारी जिम्मेवारी है कि बांधों के निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। बांधों की आयु बढ़ाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रखरखाव और स्ट्रक्चर संरचनात्मक अखंडता की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन और अन्य कारण हिमालय क्षेत्र में सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पेश करते हैं। हिमालय क्षेत्र में बांधों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बरसात के दिनों में क्लाइमेट चेंज की वजह से आजकल अत्यधिक बाढ़ आ रही है, इसलिए बांध में लगे गेटों के रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बांधों की सुरक्षा के लिए डैम सेफ्टी एक्ट 2021 को बनाया गया। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि बांध मालिक अर्ली वार्निंग सिस्टम का प्रावधान करे और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को लागू करे ताकि बांध के नीचे की तरफ बसे लोगों को समय पर सूचित करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। हिमाचल प्रदेश में इन प्रावधानों को लागू किया गया और सभी बांधों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जरूरी किया गया है। राज्य में बने बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने डैम सेफ्टी कमेटी का गठन किया है, जो सभी डेजिग्नेटेड डैम्स के रखरखाव व सुरक्षा की मॉनिटरिंग करती है तथा प्री मानसून तथा पोस्ट मानसून निरीक्षण के लिए उत्तरदायी है। बांध हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हो रही है। वहीं क्षेत्र में भूवैज्ञानिक और विभिन्न जलवायु स्थितियों के कारण ढेर सारी चुनौतियां भी पैदा कर रहे हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि हिमालय क्षेत्र में बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार ध्यान अध्ययन किया जाए और कुछ ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे बांधों के बारे में सार्वजनिक जानकारी, मजबूत आपदा प्रबंधन, इनके रखरखाव और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की नवीनतम जानकारी शामिल हो। मेरा विश्वास है कि बांध सुरक्षा के विषय में होने वाले सम्मेलन में बांध प्रबंधन और जल विद्युत उत्पादन से जुड़े विशेषज्ञ इस विषय को समझते हुए इस सम्मेलन में आने वाले 2 दिनों में अपने विचार रखेंगे और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मैं आप सभी को इस कॉन्फ्रेंस की सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ। यह भी आशा करता हूँ कि कॉन्फ्रेंस के बाद आप सभी लोग इस सुंदर प्रदेश के कुछ स्थानों का भ्रमण करने के लिए भी कुछ समय अवश्य निकालें। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि हमारे प्रदेश में स्नोबॉर्ड एरिया मोर देन स्विट्जरलैंड, इसलिए कई लोग स्विट्जरलैंड भी जाते हैं घूमने, पर हमारा स्नोबॉर्ड एरिया जो मोर देन स्विट्जरलैंड है, बिग हिमालय है, बिड हिमालय है, शिवालिक हिल्स है। तो भ्रमण के बाद नदी नाले हैं, नदियां हैं और प्राकृतिक सौंदर्य है और हमारी सरकार प्राकृतिक खेती की तरफ जा रही है, डेयरी इंडस्ट्रीज की तरफ जा रही है। इसलिए हम प्राकृतिक रूप से जो उगी हुई गेहूं है उसमें हम हिंदुस्तान की पहली सरकार है जो प्राकृतिक खेती से जो गेहूं पैदा करेगा उससे 60 रुपए किलो गेहूं हमारी सरकार खरीदेगी और मक्का भी 40 रुपीज किलो खरीदेगी। तो हम अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ
टूरिज्म को भी बढ़ाना चाहते हैं, हाइड्रो में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो भी सेक्टर्स में हमारी प्रकृति के साथ होगा उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सब हमारी इस प्रकृति का आनंद उठाइए। आप सबका हिमाचल प्रदेश स्वागत करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।